मुस्लिम्स के सवाल पर या और कुछ सवाल पर आप लोग संघ प्रमुख से मिले थे और एक बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग संघ नेताओं से हुई थी, आपके घर पे भी मीटिंग हुई थी जिसमें एसवाई कुरैशी साहब भी थे और भी लोग थे। उसके उस हिस्से पर हम आगे बात करने से पहले जिस ढंग से संघ प्रमुख ने परसों मर्यादा का पाठ सिखाया और ये सब कहा कि अहंकार करने वाला कभी सेवक नहीं होता और वास्तविक सेवक वही होता है जो मर्यादा से चलता है। दूसरों को धक्का नहीं लगाना चाहिए, मर्यादा के साथ काम करना चाहिए। विपक्ष के लेकर भी उन्होंने एक बात कही कि विपक्ष की भी सहमति या लोकतंत्र के मतलब। तो एक तरह से सीधा लग रहा है मर्यादा, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी बात सीधे-सीधे मोदी के लिए थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये सिर्फ एक नसीहत है, बोल गए, निकल गए या कुछ सीरियस इसमें दिखता है, चेतावनी दिखती है संघ प्रमुख की मोदी को उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की वजह से या चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने बयानबाजियां की है या विपक्ष को लेकर जिस ढंग से लगातार उनका रवैया नजरिया रहा है उसको देखकर? अजीत साहब, मेरा संघ प्रमुख से वास्ता पिछले 5 साल से है। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, मेरे साथी भी मिले हैं और मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि संघ प्रमुख की नीयत बिल्कुल साफ है। उन्होंने हमें साफ शब्दों में कहा है कि संघ की उच्च श्रेणी में ये बातचीत हुई है कि मुसलमानों की क्या या मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की और अल्पसंख्यकों की क्या जगह होगी हिंदुस्तान में। और उन्होंने साफ शब्द में कहा है कि हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप हमारे भाई, हाँ हमारे आपसे इख्तलाफ हैं आप, और उन्होंने उन इख्तलाफ को लिस्ट किया कि देखिए जो आपका ये व्यवहार है वो सही नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन हम अपना व्यवहार भी बदलेंगे, आप अपना व्यवहार भी बदलेंगे और इसलिए इस चीज़ को हम चलाना चाहते हैं, हम दोस्ती रखना चाहते हैं, हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। ये एक मीटिंग की बात नहीं है, ये 5 साल की मीटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस वक्त संघ के जो सीनियर एखिलॉन्स हैं उनकी नीयत साफ है। संघ की हिस्ट्री को आप पीछे छोड़, मैं गुलवलकर साहब की गुरुजी की वो किताब की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने मुसलमानों का कोई बहुत उचित किया, अच्छा जी हाँ, उसका उल्लेख नहीं किया। और शायद भागवत साहब के आने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो शब्द हैं जो मुसलमानों को अच्छे नहीं लगे उनको हम हटा रहे हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए संघ का नजरिया साफ है कि हिंदुस्तान को अगर अपनी जगह दुनिया में लेनी है, अब संघ के 100 साल पूरे हो गए, तो हमें अपनी पूरी कम्युनिटीज को साथ लेना। अब इसमें कई लोग मेरी बात पर शक करते हैं, कई लोग उनकी बात को यकीन नहीं करते क्योंकि कभी कभी भागवत साहब भी दूसरी बात भी कर जाते हैं। लेकिन मैं भी यकीन बावजूद मैं अपना पक्ष भी यहीं रख दूं, चूंकि आप बोल रहे, मैं भी यकीन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और संघ बीजेपी की मात्र संगठन है। बीजेपी की पैदाइश संघ से है, संघ से ही भेजे जाते हैं जो संगठन महासचिव होते हैं। संघ के नैरेटिव के हिसाब से बीजेपी चलती, कोर वही है। बाकी ये जो ज्यादा गाल बजाने वाले लोग कुछ बोलते हैं, मैं अपनी असहमति बहुत सम्मान के साथ यहाँ दर्ज करता हूं, क्योंकि वो बोलना कुछ और बात है, करना कुछ और बात। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं जंग साहब कि संघ तय कर ले कि बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह से लेकर प्रज्ञा ठाकुर से लेकर और दर्जनों और इंक्लूडिंग मोदी इस तरह की बकवास नहीं करेंगे जो वो करते हैं। तो मेरा मन नहीं कहता है कि उसके बाद भी ये करते रहेंगे। मोदी बहुत बड़े नेता हैं, कह दें कि उनको ये लिबर्टी हो सकती है, प्रिविलेज कि वो कुछ बोल दें, लेकिन दर्जनों ऐसे हैं जो संघ से आए हैं, जिनका संघ का बैकग्राउंड रहा है, या इतने छोटे हैं कि ये सिर्फ सुन जाना कि संघ प्रमुख उनके इस बकवास से नाराज हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। लेकिन क्या बीते 10 साल में किसी की जुबान बंद हुई है? किसी की नहीं हुई है। तो मैं क्यों न मानूं कि हाथी के दांत हैं, एक की पोस्टरिंग कुछ और है, दूसरे की पोस्टरिंग कुछ और है। माफ करिए, मैंने इसलिए दर्ज कराया क्योंकि मेरा भी यहाँ पे एक ओपिनियन है, मैंने चाहा कि वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अब अपनी बात अजीत भाई, हर घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ। मेरी पत्नी स्वयं मुझे 4 साल से कह रही हैं कि मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ।
जी, जब आप लोग मिले थे सर, जब आप लोग मिले थे और वो खबरें जब आई थी, एसवाई कुरैशी साहब ने एक लंबा लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने फोन किया था। आपसे पहली बार हमारी बात हो रही है, लेकिन उनसे फ्रीक्वेंटली फोन करता हूँ। फ्रैंकली मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे हैरानी हुई कि आप जैसे लोग और एसवाई कुरैशी साहब और शायद सिद्दीकी भी कभी उस तरह की सोच रखने लगे थे 14 में, और मुझे लगा कैसे नहीं समझ पा रहे हैं हम एक बयान से जो एक पोस्टरिंग है, और उसके बाद उनका अतीत है, वो कह रहे ये सब हिंदू ही थे, हिंदू ही हैं, हिंदू जीवन शैली। दरअसल वो एक छत्र छाया में वो चाहते हैं सब आ जाए, आप अपनी धार्मिक परिचय या जो आपका रिलीजियस जो भी आपकी आजादी है, उन सबको एक दायरे में लाकर अगर वो डिफाइन करते हैं, उस पर लंबा विमर्श हो सकता है। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने उनसे इतनी बार बात की होगी तो ये सब विमर्श हुआ होगा। तो इसमें कहाँ वो बात फिर रह जाती है? ये सब बातें हुई हैं। मैं बीच में इंटरप्ट किया, माफी चाहूंगा। ये सब क्योंकि मेरे और मन में भी तभी से बात थी कि कभी आपसे पूछूंगा कि सर आपको इतना भरोसा संघ पर कैसे हो गया? अजीत भाई, बात ये है कि मैं और मेरे साथियों का ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन बातचीत से ही हल निकलते हैं, लोगों के दिमाग बदलते हैं, लोगों के ख़यालात बदलते हैं। और हमने ये देखा है, मैं वो जो गुफ्तगू हुई है, मैं ज़रा कुछ बंधा हुआ हूँ कि मैं बहुत खुल के उस गुफ्तगू की बात नहीं कर सकता। ये हमने उनसे वादा किया था कि हम इसको पब्लिक में नहीं लाएंगे। लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि जहाँ तक भगवत साहब का सवाल है, वो अपनी मजबूरी भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए कि संघ के अंदर भी जो हार्डकोर है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन एक एलिमेंट संघ में जरूर है जो चाहता है कि बातचीत हो और वो दूसरे पक्ष की बात समझें। जिन लोगों के नाम आपने लिए उनकी जबान पे ताला कोई नहीं लगा सकता। ये भागवत साहब भी समझते हैं, ये संघ के अधिकारी भी समझते हैं, और संघ में उच्च अधिकारी भी ऐसे हैं जिनकी भाषा बहुत ठीक नहीं है। लेकिन क्या हम बात ही ना करें? क्या हम एक लक्ष्मण रेखा खींच लें जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बात नहीं करेगा? आफ्टर ऑल आपको ये तो समझना पड़ेगा कि संघ एक आज की तारीख में एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में। आपके वाइस चांसलर्स वो अपॉइंट करते हैं, आपके सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट में उनका इंटरफेरेंस होता है, आपके जितने भी ऊंचे पद हैं और आपके मंत्री हैं, उनमें सब में संघ का बैकग्राउंड है। तो क्या उनसे बातचीत न की जाए? मेरे सामने ये चॉइस थी और मैंने ये रास्ता अपनाया है, आप जैसे दोस्तों को छोड़ते हुए, कि भाई बात तो मैं करूंगा, हाँ बहुत मुमकिन है कि मैं नाकाम रहूं, बहुत मुमकिन है कि मैं फेल हो जाऊं। और मैंने आज जैसे आप कहा कि मेरे घर में, मेरे दोस्तों में, मेरे बच्चों में नहीं, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरे करीबी से करीबी दोस्तों ने ये कहा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ और करिए, आप लिखने पढ़ने के शौकीन हैं, आपने गालिब को ट्रांसलेट किया है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें करिए, अपने बुढ़ापे में अपना दिमाग ख़राब मत करिए। लेकिन भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं भी उनको उतना समझता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी। अच्छा सुनिए, अब अच्छे ट्रैक पर बातचीत आई, अब इसी दिशा में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग बात करें। पहली बात कि मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मान रहा हूं कि हम आप अब दोनों बात कर रहे हैं, और मैं एक उस बड़े तबके की नुमाइंदगी अभी बातचीत करते वक्त कर रहा हूं, जो तबका आपकी इस बातचीत के पक्ष में नहीं रहा होगा या आपकी बातचीत से कुछ सकारात्मक निकलेगा ये नहीं सोच रहा होगा। मैं अब अपनी बात कहूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। बातचीत, हर झगड़े का, हर लड़ाई का, हर दुश्मनी का समाधान बातचीत से निकल सकता है, और बेहतर नतीजा तभी होगा, और वरना खून की नदियां बहती है और उसके बाद वो झगड़े सदियों तक चलते हैं। लेकिन बातचीत करते हुए और बातचीत के बाद अगर हम सामने वाले की नीयत को इतना साफ समझ लें, पवित्र समझ लें और भरोसा कर लें, उस दिशा में जाएं, तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अजीत अंजुम को या मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये दिखना चाहिए कि जो आपने बात की उससे क्या दिशा बदली। जो देश में माहौल था 16-17 में, 18 में, और अब जो प्रधानमंत्री जहां पहुंचे, यूपी में जिस ढंग से बुलडोजर चले,
जिस ढंग से मध्य प्रदेश में बुलडोजर चले, जिस ढंग से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, इस पर कहने की जरूरत नहीं। सब चीज खोली किताब की तरह है, एविडेंस की तरह है। कई बार सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है और सैकड़ों लोगों ने चिट्ठियां लिखी है सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट को। तो हमने भी लिखी है चिट्ठियां, हमने भी चिट्ठियां लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप ने भी लिखी है। ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या बदलाव दिखा नजीब जंग साहब कि आपको मोहन भागवत की मंशा पर कोई संदेह नहीं हुआ, या लग रहा है कि मोहन भागवत की मंशा बहुत साफ है? ये मैं समझना चाहता हूं। और ये हमें क्यों लगे कि उनकी मंशा साफ है? हम क्यों माने कि मोहन भागवत इतने लाचार हैं कि उनकी मंशा साफ है, वो चाहते हैं कि सब अच्छा हो और अच्छा कुछ नहीं हो रहा? तो क्या मोहन भागवत पपेट है, कठपुतली है, पावरलेस है? मैं ये नहीं कह सकता अजीत भाई। मेरा ये मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशनल चीफ जिसकी मेंबर्स लाखों हो और जो समझता है कि मैं एक परिवर्तन करना चाहता हूँ, उसको एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस होता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि भागवत साहब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेस करते हैं। मैं समझता हूँ कि संघ की लीडरशिप में इस वक्त वो एक ऐसे शख्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम नॉट प्रिवी टू शेयर ऑल दैट आई हैव डिस्कस्ड, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम ये कोशिश जारी रखें तो शायद धीरे धीरे कोई सफलता हो। हालांकि आप कह रहे हैं कि मुझे ईमानदारी से ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री साहब उन शब्दों का उपयोग करेंगे जो उन्होंने किया। मतलब वो शब्द दोहराने लायक नहीं। मैं आपकी चैनल पे वो शब्द दोहरा भी नहीं सकता हूँ जिनका उपयोग प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत ऊंचा पद था और है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल फुटप्रिंट इस वक्त बहुत बड़ा है था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो इज्जत है और बुद्धिजीवियों में इज्जत है और अल्पसंख्यकों में इज्जत है और हिंदुस्तान की एक विशाल जनता में जो इज्जत है वो घटी है। तो ये जो 56 इंच का चेहरा था, अगर वो सबको समेट के चलता तो वो 56 इंच से 112 इंच का हो जाता। लेकिन आज वो 56 इंच का चेहरा बौना हो गया है, क्योंकि आपने ये दिखा दिया है कि आपके सीने में वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। नहीं, आपके सीने में नफरत है, ये दिख रहा है। जगह तो छोड़िए, आपके सीने में एक धर्म विशेष के लिए, बल्कि खुलकर कहें मुस्लिम के लिए नफरत है। मैं तो उसको हेट स्पीच मानता हूं और बहुत सारे हजारों लोगों ने लिखकर कहा था कि हेट स्पीच है। चुनाव आयोग में भी चिट्ठियां लिखी गई और एतराज जताया गया। अब इसलिए सर कि मोदी अब तक क्या कहते थे, पहले के बयान देखें पास्ट में 2017 में, शमशान और कब्रिस्तान, तो इशारों में बात थी कि कब्रिस्तान से आप समझ जाइए मुस्लिम की बात हो रही है, शमशान से समझ जाइए कि आप हिंदू की बात हो रही है। उसके बाद झारखंड में उन्होंने दुमका में विधानसभा चुनाव में कहा कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, तब भी इशारों में कहा कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने मुसलमान कहना शुरू किया कि सारा छीनकर, मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। आप चाहते हैं कि वो घुसपैठियों को दे दे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दे। मतलब देश की उस आबादी को जिस आबादी की नुमाइंदगी सत्ता में भी नहीं है, जिन्हें आप हाशिए पर रखना चाहते हैं, जिनके प्रति नफरत का नैरेटिव गढ़ रहे, उनके लिए आप सीधे घुसपैठिया कहते। आप सेलेक्टिव नहीं है, आप अगर रोहिंग्या बोल देते या कहते उधर घुसपैठ, नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो साफ आपके भीतर जो नफरत थी उसका इजहार शीर्ष से किया गया है नजीब जंग साहब। अब तक क्या है, हम कह देते थे फ्रिंज एलिमेंट है। नूपुर शर्मा ने किया भाई, नवीन जिंदल ने किया, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र वाले नहीं, एक नवीन जिंदल प्रवक्ता, या गिरिराज सिंह ने किया है, प्रवेश वर्मा ने किया, अब तो खुद प्रधान सेवक कर रहे हैं, कह चुके। आप बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं वो सब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जितने आप कर रहे हैं, वो मेरी बैकग्राउंड नहीं है, शायद मेरी जहनियत नहीं है, लेकिन मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपके शब्दों से पूरी तरह से। और जैसे मैंने कहा कि मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को उम्मीद नहीं थी और हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी स्टेट को ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश से भी संकेत।
अब इसमें एक चीज और माफ करिए नजीब जंग साहब, कि जैसे चूंकि इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस पर क्यों भरोसा करें, इसकी पर्याप्त वजह है। इसके बावजूद कि हम सब किसी से भी बातचीत के हिमायती हैं। दुश्मनों से भी बात की जाती है, तो यहाँ तो इस देश की एक स्टेक होल्डर बीजेपी देश की सत्ताधारी पार्टी है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, और उनकी वो मात्र संगठन। मैं एक खबर देख रहा हूं सर, ये खबर है, अचानक बातचीत के बीच ही मैंने गूगल सर्च किया। मेरे ख्याल से ये खबर है 19 जनवरी 2023 की। इसमें खबर है, नजीब जंग के घर मुस्लिमों आरएसएस नेताओं की बैठक, उठे काशी मथुरा गोहत्या बुलडोजर और नफरती भाषणों पर संघ की चुप्पी जैसे मुद्दे। इसमें एक हेडिंग के साथ इन्फो है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों और आरएसएस के बीच 14 जनवरी इस की बैठक के दौरान आरएसएस ने कहा है कि काशी मथुरा के बाद कोई विवाद नहीं होने की गारंटी दी जा रही है, और इसी में जो बैठकें अगस्त 2022 से शुरू हुई है उन बैठकों का जिक्र है, और फिर आपके घर जो बैठक हुई है उसका जिक्र है, जिसमें ये भी कहा गया संघ की तरफ से, रामलाल कृष्ण गोपाल इंद्रेश तो नहीं थे लेकिन कुछ बुद्धिजीवी थे, शायद सिद्दीकी असवाक कुरैशी और बहुत सारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन बैठकों से, अब जैसे आप आज भी एक तरह से करें, आपको मोहन भागवत की मंशा पर संदेह नहीं है, जितनी आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस नहीं, आपकी मैंने ये कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये कोशिश कहा कर, कि वो कोशिश, ठीक है, सॉरी, मैं अगर शब्द मेरे बदलूं तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश करता है तभी जब उसकी मंशा अच्छी है। जैसे अगर मैं चाहता हूं नफरत न फैले, आप चाहते हो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई ना हो, इसका मतलब हम दोनों चाहते हैं कि भाईचारा का माहौल रहे, ठीक है, यहां हम सहमत हैं। तो अब जब ये 2 साल पहले की आपकी बैठक हुई, 2 साल, उन बैठकों के 2 साल लगभग हो गए, तो 2 साल में क्या ऐसा बदला सर, जो संघ चाहता तो बिल्कुल नहीं बदल सकता था, या संघ के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, या आप कुछ बदलाव देख रहे हैं कि 2 साल पहले जितना भरोसा आपको संघ प्रमुख और उनकी तरफ से दिया गया, उसमें आपने 2 साल में सफर देखा, उस सफर में ग्रेजुअली कुछ चीजों को बदलते देखा, क्लाइमेक्स नंबर देखे वन, तो मोदी को जहर उगलते देखा, तो ये तो हमने क्लाइमेक्स उल्टे देख लिया। पहले हम फ्रिंज एलिमेंट से सुन रहे थे, अब प्रधान सेवक से सुन लिया, तो जो थोड़ी बहुत भी गलतफहमियां थी, थोड़ा बहुत भी नकाब कहीं था, वो नोच के फेंक के और उसके बाद बोल गए। अजीत भाई, कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये अब मेन लाइन है जो आप देख रहे हैं। दूसरी चीज, 2 साल में, या मैं तो 5 साल से मिल रहा हूँ, बीजेपी में या उनकी विचारधारा में, पॉलिटिकल अप्रोच में कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं। चीज़ें और ख़राब हुई। हमें उम्मीद ये थी कि इलेक्शन आने से पहले, यानी कि 2019 में जब प्रधानमंत्री जीते थे, तो 2020-21 में हमारे पास टाइम है, शायद चीज़ें बदल जाएं, शायद चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी जल्दी चुनाव होता है कि भाजपा ये देखती है कि हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ पैदा करने से या ज़्यादा खाई को डीप करने से उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होता है, ये उनकी सोच थी, वो उसको भुना रहे थे। यही आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस में देखा दूसरे फेज के बाद, कि जैसे जैसे खबरें आई कि भाई हालात ख़राब हो रहे हैं, तो अब एक ही चीज़ आपके पास बची। अब वो बालाकोट तो था नहीं, या फलाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो अब आपके पास क्या बचा? आपके पास सिर्फ ये बचा, क्योंकि आपके बाकी तीर टाई हो चुके थे। आपका सीए आपको फ़ायदा नहीं दिया, 370 आपको फ़ायदा नहीं दिया, तो आपके पास बचा क्या? उन्होंने ये सोचा कि भाई इस वक्त सिर्फ एक चीज़ हमारे फ़ायदा कर सकती है, और वो ये है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन डिवीज़न पैदा करते। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये डिवीज़न एक हद तक चलता है, एक हद के बाद नहीं चलता है। ये डिवीज़न आपको ये संकेत दे रहा है कि कश्मीर में आपने किस तरह कश्मीर का दिल हार गए। ये डिवीज़न आपको ये इशारा कर रहा है कि पंजाब हार गए। ये डिवीज़न आपको ये इशारा कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट तक आपका हाथ से निकल चुका है। ये डिवीज़न आपको ये संकेत दे रहा है कि आपकी कल्चरली जो आप बार बार हिंदी को दबाना चाहते हैं, या हमारा कल्चर, नॉर्थ इंडिया का कल्चर चलाना चाहते हैं, तो साउथ इंडिया आपको नकार रहा है। तो आज की तारीख में तो आप मध्य प्रदेश को और गुजरात को लेके बैठे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, मध्य प्रदेश में सीटें इतनी हैं, गुजरात में सीटें इतनी हैं, ये 4-6 सीटें लेके आप बन जाएंगे और आपको 240 सीटें मिल गई, लेकिन ये चलेगा नहीं।
मेरा पहले भी ये कहना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं लाइक लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी का तजुर्बा अब नहीं चल रहा है। ये जो हमारा भाईचारे का कल्चर है ये अल्टीमेटली जीत रहा है। नहीं तो राम मंदिर बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश में ये हाल आपका नहीं होता। ये साफ साफ एक प्रतीक है आपके लिए, जागने के लिए, कि सबको साथ लेके चलिए। और जो आपका अपना कहना था कि सबका साथ सबका विश्वास वगैरह वगैरह, इसको अब कम से कम निभाइए। ये आपने जो संकेत दिया कि आप इतने सब लोग कैबिनेट में रख लिए और आप बहुत शक्तिशाली हैं, ये सब चलने वाली चीजें नहीं है। दो पार्ट है। मैं मोदी के पार्ट पर आगे आऊंगा। माफ करिए, मेरे मन में सवाल संघ को लेकर बहुत है और पहली बार हम बात कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो एक गोपनीय बातचीत या निजी बातचीत होती है उसका सम्मान ना करें आप, बल्कि मैं कहूंगा निजी बातचीत का सम्मान करके जो आप बात कर सकते हैं उतनी ही बात करें। आपने कहा कि आपकी कई बार मुलाकात हुई है पिछले 5 सालों में, हो सकता है 5-7 बार हुई हो, जितनी बार। मैंने पूछा यही कि क्या बदला। अब जब सर देखते हैं, बीते 6 महीनों को देखें कि जैसे ज्ञानवापी के मुद्दे को धार देने की कोशिश हुई, मथुरा के मुद्दे को धार देने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि योगी के भाषणों में आ गया या बीजेपी नेताओं के कि अब की बार 400 पार कर दो तो अयोध्या मथुरा तो हो गया, अयोध्या काशी तो हम लगभग अचीव कर चुके, मथुरा की तरफ बढ़ेंगे टाइप का उनके बयान आ गए। तो ये सब स्थितियां, और मैं तो कहूंगा और विकट होती जा रही है, बजाय इसके कि कुछ बदलाव दिखे, बजाय इसके कि उनके तेवर में कुछ नरमी दिखे। इस बीच ये सब भी हुआ कि आगरा के ताजमहल में तेजो महाल है और ये सब भी तमाशा मंदिर बता दे रहा है, कोई कुतुब मीनार की खुदाई की भी बात कर रहा है। ये सारी चीजें पिछले 1 साल से हो रही है। तो क्या इस 1 साल में कभी दोबारा संघ प्रमुख या संघ के उन नेताओं से बात हुई जिन नेताओं ने 2 साल 2.5 साल पहले की मुलाकातों में आप लोगों को अच्छे सकारात्मक नतीजे निकलने का कोई भरोसा दिया था? और अगर बात नहीं हुई तो फिर कैसे कहें कि इन बातचीत के क्या फायदे हैं? क्यों ना कहें कि फिर तो ऐसे ही है। मैंने तो आपको अजीत भाई पहले कहा कि मुझे अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। बातचीत है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और सद्भाव है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप देखें तो कोई फर्क नहीं है। जो बड़बोले हैं, आपने गिरिराज सिंह साहब का नाम लिया, आपने साध्वी निरंजना का नाम लिया, इनमें कोई परिवर्तन की उम्मीद न संघ को है और न आपको और मुझको होनी चाहिए। तो ये आप समझ लें कि कुछ लोग लालगाम हैं और लेकिन वो पार्टी में हैं। सर, अब मैं साध्वी निरंजना या साध्वी प्रज्ञा या प्रवेश वर्मा या अनुराग ठाकुर इनका नाम लेना बेमानी समझता हूं। अब तो हमें सीधे प्रधानमंत्री का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि उससे खतरनाक हेट स्पीच किसी ने दी नहीं, जिसकी दी उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी। तो अब तो जो मुखिया है वही जब घुसपैठिया कह रहा और जो लगातार कहता रहा, तो अब हम सिर्फ प्रधानमंत्री का ही जिक्र अगर करें तो ये तो ऊपर तक गया सर। पहले हम देख रहे थे चलो नीचे अगर कोई बोल रहा है तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी दिखावे के लिए सही 2019 के चुनाव में ये बोले तो सही कि साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो कम से कम बयान तो दिया गांधी और गोडसे वाले मसले पर। अब तो मन से माफ छोड़िए, अब उससे 4 कदम आगे निकल कर खुद मोदी बोल रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं ये ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई। और मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी है नफरत के मामले में। अगर वाकई 300 सीटें आ जाती तो बहुत खतरनाक हो जाता, लेकिन चूंकि 240 पे रुक गए और ऐसे साथी साथ आ गए हैं जो आप पे अंकुश लगा सकते हैं या अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, तो अब वो जो एमिनेंट खतरा था कि इसके बाद तो किसी को अंदाज ही नहीं क्या होने वाला है, वो खतरा हट चुका है। मेरा अगर आप दिल बदलने की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि दिल नहीं बदला है, लेकिन हालात बदल गए हैं। और हालात वो हैं कि वो जो दौर था, मैं समझता हूँ कि पुलिस लोगों को बिला वजह बंद कर रही है या बिला वजह बुलडोज़र चला रहे हैं या लिंचिंगें हो रही हैं और पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है या कहीं आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, ये सब हरकतें मेरा ख्याल इन पे अंकुश लगेगा। और नहीं लगेगा तो नायडू साहब और नीतीश बाबू बहुत बुरी तरह से एम्बैरेस होंगे और फिर
चाहे आप मिड टर्म पोल शब्द इस्तेमाल न करना चाहें, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 2-2.5 साल में ये गिर जाएंगे। हाँ, ये मुमकिन है। मैं अब अभी की बात कर रहा हूँ, आगे भविष्य के गर्भ में है, 1 साल 2 साल बाद जाहिर है, क्योंकि नायडू के लिए वहां के अल्पसंख्यक और जो मुस्लिम आबादी है उसको लेकर प्रोटेक्टिव है, और मैं इसके लिए उनकी तारीफ करूंगा। 10-12% आबादी है, और उनके कई भाषण मैंने सुने 2019-20 और उसके बाद, तो वो प्रोटेक्टिव है। और इसलिए यहां अगर कुछ होता है उसका असर आंध्रा में होगा, और वो इस पर प्रतिवाद करेंगे, यह मुझे भरोसा है। लेकिन अब अजीत भाई, मैं एक बात आपसे अलग कहना चाहता, माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज। ये आप ये मत समझ, ये शब्द आपने यूज किया प्रोटेक्टिव, ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है जी। हर सरकार जो पावर में होती है, उसका ये दायित्व होता है कि माइनॉरिटीज की तरफ एक एफर्मेटिव एक्शन रखें। एफर्मेटिव एक्शन, इसको आप प्रेस वालों ने, बुद्धिजीवियों ने, पॉलिटिशियंस ने अपीजमेंट शब्द दे दिया। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जी मैं मानता हूँ। हाँ, चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन हाँ, मेरे शब्दों की व्याख्या आप अपने ढंग से कर सकते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अपीजमेंट मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये अपीजमेंट शब्द इतनी दफा इस्तेमाल किया गया है कि मेरी आईएएस की सर्विस में और आईपीएस में और जुडिशरी में और बुद्धिजीवियों में कि दिल में समा गया है कि इनके साथ तो अपीजमेंट होता है। और ये शब्द जो है ये घिनौना है। अपीजमेंट का कोई प्रमाण हिंदुस्तान में नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि जाकिर हुसैन साहब को प्रेसिडेंट बना दिया तो वो अपीजमेंट हो गया, या हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो अपीजमेंट हो गया, वो बात अलग है। वो भी एक एफर्मेटिव एक्शन का संकेत है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम संकेत देना चाहते हैं, हम इशारा करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं। ये हमारा दायित्व है। और ख़ासकर आज की तारीख में अगर आप मुसलमानों को और क्रिश्चियन को ले लें, इतनी बुरी हालात हैं। तो नायडू साहब मेरे ख्याल ये बात समझ रहे हैं कि मुझे एक ऐसे जेस्चर्स करने हैं जिससे मुसलमान समाज में कॉन्फिडेंस आएगा। ये बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ लालू जी ने कोशिश की थी। देखिए, मैं बार फिर बिहार में आ जाता हूँ कि लालू जी ने कोशिश की थी। यही चीज़ जो आप मुलायम सिंह साहब को बदनाम करते हैं, आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, ये तो कहने का तरीका है कि लोग जो बदनाम करते हैं, ये वो है कि भाई मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करना चाहता, यू आर पार्ट ऑफ मी। तो अब इस चीज़ को भाजपा सरकार नहीं समझती। भाजपा सरकार के जहन में ये चीज़ है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान की तकसीम की है, इन्होंने पार्टीशन किया है, इनकी भाषा ठीक नहीं थी, ये जो इन्होंने हमारे साथ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, हमको काफिर कहा है वगैरह वगैरह, ये शब्दों का उपयोग जो है उचित नहीं है, इससे हमको ठेस लगी है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि इनको सबक सिखा दो। ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में निकल के आई, और जो आप फरमा रहे हैं कि इसकी ट्रेजेडी सब ये है कि वो संकेत प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए। प्रोटेक्टिव शब्द जो मैंने कहा, चूंकि दर्शक भी उसको गलत तरह से ना ले, मेरा मतलब था कि जब किसी सूबे में अल्पसंख्यकों के घरों पर आरोप लगने के तुरंत बाद जब कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया का कोई पालन नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, और उसके बाद बुलडोजर पहले पहुंच गया, बुलडोज किया गया, या जो कार्रवाई हुई और वहां सत्ता की तरफ से हुई, या जब फ्रिंज एलिमेंट या कट्टरपंथी एलिमेंट जो मजबूत ताकतें हैं वो अगर कहीं ऐसी हरकत करती है, किसी जगह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है, और सरकार अगर साइलेंट होती है, मूक दर्शक होती है, तो उस संदर्भ में मेरा प्रोटेक्टिव, जो अगर जैसे अगर 10-12% पॉपुलेशन है, 80-85% एक धर्म विशेष का है और 12% दूसरे धर्म विशेष का, एक धर्म क्या हिंदुओं का मान लीजिए, तो वहां कोई ऐसी स्थिति ना हो कि बहुसंख्यक आबादी का एक फ्रिंज एलिमेंट वाला तबका या कट्टरपंथी कोई संगठन का तबका उनको परेशान करे या उन पर कोई
अत्याचार करे तो सरकार का काम प्रोटेक्ट करना। मैं उसकी विस्तृत व्याख्या ऐसे देखता हूं, मेरी मंशा उसमें कोई दूसरी नहीं थी। आई एम श्योर कि आप मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे कि जहां भी जैसे किसी मोहल्ला है, 1000 आदमी, वहां मान लीजिए 1000 आदमी मुस्लिम रहते हैं और वहां 10 हिंदू परिवार भी है, तो एक प्रोटेक्शन की फीलिंग होना चाहिए जो जहां अल्पसंख्यक है डोमिनेंस के बीच। तो मेरा आशय सिर्फ वहां था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। खैर, मैं मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हुई, या मैं और क्लियर करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे भी गलत ढंग से उस शब्द के उस दायरे में समझा। अब मैं वापस लौटते हैं सर, एक अच्छी चर्चा हो रही है और एक थोड़ा विस्तृत इसका दायरा है कि अब जो ये जो नया रिजीम है, जिसमें जैसे अगर हमें याद है सर, हमसे ज्यादा आपने पढ़ा लिखा है, दौर को देखा है, कि 95, 96, 94 वो सब दौर था। और 96 में जब वाजपेयी जी ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई थी तो सिकंदर बख्त बल्कि उस समय नाराज हुए थे अपनी हिस्सेदारी साझेदारी को लेकर। लेकिन हर समय बीजेपी में दो लोग, मैं तो कई बार कहता हूँ बीजूका है, सिर्फ दिखाने के लिए है। दो लोग, चाहे सिकंदर बख्त आरिफ बेग रहे हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन रहे हो, हर वक्त ऐसे दो लोग रहे। वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन रहे कम से कम दिखाने के लिए सही। वाजपेयी के सरकार में शाहनवाज हुसैन 99 की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सिविल एविएशन बन गए थे सीधे। उम्र क्या थी और तजुर्बा क्या था, लेकिन वाजपेयी ने कम से कम किया ना कि एक आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। एक समय में मुख्तार अंसारी रहे लंबे अरसे तक। मुझे अगर याद है कि वाजपेयी के सरकार में भी मुख्तार भी थे और शायद शहनवाज भी थे, एक साथ भी थे, अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ। एमओएस मुख्तार शायद आईएनबी में थे, एमओएस थे, सही याद आ रहा है मुझे इसका मतलब, ठीक है। तो एक समय दो थे, लेकिन बाद में मोदी की सरकार में भी रहे मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। 2022 में उनका टर्म खत्म हुआ, उसके बाद आउट। आज की तारीख में सरकार में कोई साझेदारी नहीं है 71 मंत्रियों में। जीत कर आए उनमें कोई है नहीं, टिकट आपने दिया नहीं, केरला से दिया, वो हार गए। जीत कर आते तो उन्हें क्या बनाते या नहीं बनाते हम कह नहीं सकते। तो ये सवाल है कि मुसलमानों की साझेदारी नहीं है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जब ये सवाल लोग उठा रहे हैं, क्यों नहीं है, बहुत सारे सेकुलर लोग, तो फिर बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी समर्थक या ट्रोल हैं वो कह रहे हैं कि जब आपने वोट ही नहीं दिया, वोट ही नहीं देते हो तो क्यों खोजते हो हिस्सेदारी। उसमें संगीत रागी जैसे संघ समर्थक जो डिबेट करते रहते हैं वो लोग भी लिख रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, पहले आपसे समझें, फिर मेरे सवाल काउंटर सवाल उसके बाद। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा था कि भाजपा वालों का ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी वाजिब है कि जब आप हमको वोट ही नहीं देते तो हम आपको टिकट क्यों दे दें। लेकिन भाजपा वाले ये नहीं समझते, जो मैं आपसे फिर बात कह रहा था कि मुसलमानों को साथ लेके चलना, अपने आप को उनका बड़ा भाई कहना, उनका हाथ में अपने हाथ में रख के उनको आगे बढ़ाना, ये क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं आपका दायित्व है। ये भाजपा समझने से परे है और ये उनकी बहुत बड़ी कमी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका संकेत दिया है कि आई डोंट केयर। तो जो आपका ये सवाल है कि अब, लेकिन शर्म की बात यह है कि मुसलमान या क्रिश्चियन नॉर्मल कंस्टिट्यूएंसी से अन्य पार्टीज की टिकट पे भी इलेक्ट नहीं होते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। ये हमेशा से था। जब मौलाना आजाद अपना चुनाव लड़े थे तो वो भी रामपुर पहुंच गए थे और बाद में मेवात चले गए थे। तो ये आप देखें, तारिक अनवर साहब जीत के आए हैं तो वो आपके स्टेट कटिहार से जीत के आए हैं। तो ये जो मुसलमान लड़ रहे हैं और जीत के आए हैं आपके 24 लोग, ये सब उन कंस्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं जहां मुसलमान अच्छी तादाद में हैं, क्योंकि लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी बिग कंसर्निंग क्वेश्चन। एक्सेप्ट एक पार्टी है जो टिकट देती थी मुसलमानों को इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी संख्या क्या है, वो थे कम्युनिस्ट। बंगाल में कम्युनिस्ट ने हमेशा टिकट दिए मुसलमानों को। सलीम जैसे लोग आए, सलीम साहब कलकत्ता से जीत के आए, उन्होंने कभी इख्तलाफ नहीं किया। लेकिन वो इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में, आज से नहीं हमेशा से, जो टोटली सेकुलर है। कांग्रेस पार्टी खुद 1950 से लेके अब तक अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट करती रही है कि है सेकुलर,
लेकिन इनमें जो आला दर्जे के लीडर भी रहे हैं उनके जहन में भी एक क्वेश्चन मार्क था पोस्ट पार्टीशन कि मुसलमानों को कितनी जगह दी जाए। वो सवाल आज भी प्रेग्नेंट है और वो सवाल हिंदुस्तान की जनता के बीच में भी प्रेग्नेंट है, और उसको हटाने के लिए, उसका जवाब देने के लिए आप जैसे, हम जैसे सब लोगों को बार बार ये सवाल करना पड़ेगा कि ये लोग हम हैं, ये हमारा पार्ट है, ये हिंदुस्तानी है। नहीं, मैं कई बार इस भाषण का उल्लेख करता हूँ कि 1943 में या 42 में जब मुस्लिम लीग का बहुत जोर था और मुसलमान बहकी बहकी बातें कर रहे थे पाकिस्तान की और एक बहुत बड़ा हुजूम था, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौलाना आज़ाद साहब ने तकरीर दी थी और ये कहा था कि आप लोग दीवाने हो गए, आप भूल गए हैं कि आज से 2000 साल पहले आपके कारवां ये जमुना नदी के पास आके रुके थे और यहाँ इस नदी के पास आपने अपनी नमाजें पढ़ी थी, ये आपका मुल्क। वो चीज़ आज शेष हिंदुस्तान भूल गया है कि मुसलमान को या क्रिश्चियन को किस हद तक वो अपनाए। और आज वो सवाल आप सिखों के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि सिखों को आपने खालिस्तानी बना दिया। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए कि ये 20% आबादी से 80% लोगों को कोई खौफ नहीं है, इनको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपने पंजाब का दिल इतना दुखाया है कि 2 सीटों पे आप विचार करिए, वो जो अमृतपाल सिंह जीत के आया है जेल में है, और बेअंत सिंह का बेटा फरीदकोट से जीता है। ये क्या संकेत दे रहा है आपको उनके दिल का? सोचिए तो सही। और सोचिए कि इंजीनियर रशीद कश्मीर में कैसे जीत के आया है, उमर अब्दुल्ला को 4 लाख वोट से हरा के। ये हमें क्या इशारा मिल रहा है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। These are part of us, this is our DNA, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो जो आपने सवाल किया कि ये बड़ा चिंताजनक सवाल है कि राजनीतिक नुमाइंदगी मुसलमान की ख़त्म हो चुकी है, जुडिशरी में नुमाइंदगी मुसलमान की ख़त्म हो चुकी है, पुलिस में नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है, सिविल सर्विसेज में नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है, टीचिंग में रह गए हैं, वकीलों में रह गए। अब इसका क्या सलूशन है? मैं इसका बाद दूसरी तरफ आता हूँ। दूसरी तरफ यह है कि मुसलमानों को भी अपने अंदर झांक के देखना। हमारी एजुकेशन की क्या स्थिति है? क्या आप अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएंगे? क्या अपने बच्चों को फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से दूर रखेंगे? क्या आपका बच्चा टखने से ऊपर पजामा पहन के और दाढ़ी रख के सिर्फ इमामत करेगा, या आपका बच्चा बाहर आके वकालत भी करेगा, मेडिसिन भी करेगा? ये मदरसे की बात हम लोग सब करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की। अजीत भाई, आप दुनिया के पुराने मदरसों में देखिए, समरकंद में देखिएगा, बुखारा में देखिएगा, टर्की में देखिएगा, मौलाना रूमी का पुराना मदरसा देखिए कोनिया में। मदरसे में जब बच्चा दाखिल होता था 5 साल 6 साल की उम्र में, तो वो 18 साल 20 साल की उम्र में पास होता था। लेकिन वो क्या पढ़ाया जाता था उसको? हाँ, उसको दीनी तालीम दी जाती थी, कुरान पढ़ाया जाता था बेशक, लेकिन उसके साथ एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मेडिसिन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो एक मुकम्मिल शख्स आपके सामने पब्लिक में आता था जो अपनी लाइफ चुनता था कि मैं क्या करूं। अब ये इस कम्युनिटी को खुद सोचना है और टाइम है अभी कि आप आके देखिए। ये चीज़ें छोड़ दीजिए कि हम सिर्फ मदारिस को पढ़ाएंगे। देखिए, हमारे जो उलेमा हैं ये बहुत संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन एक पॉइंट से आगे नहीं सोचते। आपने भी देखा होगा, आपका पॉलिटिकल फील्ड में बहुत तजुर्बा है, चंद्रशेखर साहब के ज़माने में ये बाबरी मस्जिद का फैसला हो जाता, लेकिन ये मुस्लिम मैं सर उन मीटिंग्स जहां होती थी बाहर मैं रहता था, उसमें दोनों तरफ के धर्माचार्य और हिंदू धर्माचार्य सबसे मीटिंग से, वो 4 महीने में जितनी मीटिंग हुई वो अपने आप में हिस्टोरिकल है। सही कहा। लेकिन शहाबुद्दीन साहब और ज़फरयाब जिलानी साहब, जिनका आपने नाम लिया, ये हिमाकती बातों में रह गए। अच्छी चीज़ का सलूशन जो निकल रहा था वो नहीं निकला। तो दरार तब पड़ती है जब आप खुद अपना दिमाग बंद कर देते हैं। दरार तब पड़ती है जब आपकी दिमाग की खिड़कियां बंद कर देते हैं, उनको खोलते नहीं। ये बड़ा आवश्यक है कि मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, ये सब अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें, और जो अपेक्षा आप हिंदू समाज से करते हैं वही अपेक्षा आपसे भी है, ये नहीं भूलना चाहिए।
अब ये बहुत अहम बात आपने कही कि ये जो अल्पसंख्यक समाज हैं, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई, दिमाग के दरवाजे खोलें, खिड़कियां खोलें, और जो आपसे अपेक्षा हिंदू समाज से है वही आपसे है। तो ये इसको जरा आप डिकोड और मतलब विस्तार से थोड़ा बताइए कि ये कहाँ बंद दरवाजा है और क्या खोलने की बात कर रहे हैं, क्या अपेक्षा है या होनी चाहिए। आपका एक बहुत पेचीदा सवाल है, और इसका इसका जवाब भी मेरे पास इतनी आसानी से नहीं है। इसमें एक चीज बताओ सर, बीच में बहुत सारे दर्शक, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने एक किताब लिखी है, पता नहीं सर आपने उसका नाम। मैंने पढ़ी, मेरे पास और रखी। हिंदू मन मुस्लिम मन दोनों की व्याख्या भी की है, और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को किस तरह से सोचना चाहिए उदार होकर, और मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। कोई दर्शक अगर पढ़ना चाहे तो संस्कृति के 4 अध्याय जरूर पढ़े। लेकिन चलिए अपनी बात, जंग साहब। देखिए, अगर हम सब लोग मिलके केवल अब के धर्म की 4 दीवारों के बीच में अपना दिमाग रखें तो फिर आपकी उदारता कम हो जाएगी। दिमाग तब बढ़ता है जब आपका धर्म एक तरफ है, लेकिन धर्म की दीवार हटा के और आप और दीवारें भी देखें और दरवाजे खोलें। तो अगर मैं किसी मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैंने गीता नहीं पढ़ी, अगर मैंने आपके विचार नहीं समाये अपने अंदर, तो फिर मैं आपके साथ ये बात करने में भी डरूंगा। बहुत सही बात कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कितने मुसलमान हैं जो अपने धर्म की खिड़की खोल के औरों के विचार अपने अंदर समाने के लिए तैयार हैं? कितने ऐसे सिख भाई हैं और कितने ऐसे हिंदू भाई? और अगर आप सब लोग हो जाएं तो सब लोग 4 दीवारी, सब अपनी गोल मेज पे बैठ के बातें करेंगे, साथ में खाना खाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा कल्चर बहुत अच्छा है, मेरा कल्चर भी बहुत अच्छा है, मेरी कल्चर की ये कमजोरी है, तुम्हारी ये कमजोरी है, हम सबको समा सकते हैं, एक थाली में खाना खा सकते हैं। वो हम नहीं करते। आज भी आप जो है वो कास्ट पे चले हुए हैं। मैं चूंकि रोज गोल्फ खेलता हूँ, तो आज मैं चल रहा था और 5वें होल पे मेरे एक दोस्त हैं, वो जैन है, वो शिकंजी पी रहे थे। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी शिकंजी है, आप इसको जरा चख के देखो। और फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, चखो तो सही। उनके जहन में था कि कहीं मैं ये ना समझूं कि जैन की शिकंजी है, या वो ना समझे कि ये मुसलमान पी रहा है। अब देखिए, ये साइकोलॉजिकल है। सही बात, सही बात। ये चीज आपको खत्म करनी होगी, और हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए आपका नेता उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी कास्ट आपको वोट करती है, आपका मोहल्ला आपको वोट करता है, आपका धर्म आपको वोट करता है। ये आपने जो कहा ना शिकंजी वाला, मैं इस फीलिंग को समझता हूँ। और जब ट्रैवल करता हूँ सर, तो कई बार किसी डीप मुस्लिम विलेज में, बस्ती में चला जाता हूँ, और मान लीजिए मैं कहीं चाय पानी पी के भी गया पहले दुकान पे, मुझे प्यास भी नहीं है, लेकिन कोई मुस्लिम फैमिली अगर अंदर से कोई स्टील के ग्लास में या पानी लाके देती है मोहब्बत से, प्यार से, और मुझे प्यास नहीं है, तुरंत पानी पी के आया, गाड़ी में भी पानी की बोतल होती है, पहले एक बार का तो नहीं, अभी जस्ट पानी पी के आया, अभी नहीं, लेकिन फिर वो पी लीजिए, तो मैं सिर्फ इसलिए पानी पी लेता हूँ सर कि उसको ये नहीं लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पानी का ग्लास दे रहा हूं या दे रही हूं इसलिए नहीं पी रहे। तो मैं सिर्फ ये कहीं फीलिंग 1000वें हिस्से में भी हो, और ये हुआ क्यों, ऐसी स्थिति आई क्यों, ये हमारा कास्ट सिस्टम है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अपने एग्जांपल देने नहीं चाहिए, लेकिन एक मुझे याद आ रही है चीज। जब मैं एसडीएम था, मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और अब 50 साल हो गए, तो इंदौर जिले में एक गांव में हरिजनों के साथ एक अभद्र व्यवहार की ये घटना हुई थी। तो हमारे कलेक्टर साहब ने कहा कि साहब जाइए और वहाँ देखिए, सुलह कराइए। मैं दिल्ली का पढ़ा हुआ आदमी, मैं कास्ट सिस्टम से भी ज़्यादा वाकिफ नहीं, और ये ईमानदारी की बात है कि आप सेंट कोलम्बस स्कूल में और सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े, तो कास्ट सिस्टम से हम लोग ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। हमें तभी वाकफियत होती है जब हम सर्विस में पहुँचते हैं और एक्चुअली हिंदुस्तान को समझते हैं। तो हम लोग एक गांव में गए, मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, और हम के खटिया पे बैठे और वो ला के चाय पिलाई, हमने चाय पी, बातचीत की, सुलह कराया, वापस आ गए। अगली बार नई दुनिया, अगले दिन नई दुनिया अखबार में हेडलाइन थी कि असिस्टेंट कलेक्टर गए और उन्होंने दलित के घर में चाय पी, बड़ी तारीफ के लिए।
मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हमारी जहनियत है कि गलत चीजों की हम तारीफ कर रहे हैं, नॉट अप्रिशिएटिंग, क्योंकि इसको बहुत बड़ी बात मान रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात मान रहे हैं। बस बस तो आज यही हो रहा है ना, हिंदुस्तान में आपको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जाते हैं किसी दलित के घर में, वहां स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं, उसकी तस्वीर पहले पन्ने पर छपती है, जैसे किसी दलित के यहाँ खाना खाकर कितना मतलब कितना बड़ा एहसान किया या पता नहीं कितना बड़ा काम किया। दो चीजें साहब, एक तो कम्युनिस्ट की मैंने आपको बात की, और दूसरा मुझे आपको दाद देनी पड़ेगी इस वक्त राहुल गांधी साहब ने जब अपनी ये जनसंपर्क यात्रा की और पैदल चले वो 4000 किलोमीटर, तो वो बिना झिझक के वो किसान के भी गले मिल लिए, वो गरीब आदमी के गले भी मिल लिए, एक बुढ़िया औरत है उनको नहीं मालूम था क्या कास्ट है उससे भी गले मिल लिए, और ये उन्होंने जाहिर कर दिया कि कम से कम वो एक वाहिद पॉलिटिशियन है, आज कम्युनिस्ट को छोड़ दीजिए, जो जातिवाद में विश्वास नहीं करता, जो धर्म को लेकर नहीं चल रहा। हालांकि उन्होंने गलतियां की, वो भी जनेऊ पहन के पहुंच गए कि साहब मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, इर्रिस्पेक्टिव जो असलियत उनके सामने आई वो उस यात्रा में सामने आई। बहुत अहम बात कही। अब जो मूल सवाल मेरा बच गया, अब इसका एक दो जवाब ले लेते हैं कि जो सत्ता में नुमाइंदगी ना होना, बीजेपी सरकार में नहीं है, पहले जो थे वो भी आउट हो गए जो मैंने कहा, तो इसका अब क्या सॉल्यूशन है? ये नुमाइंदगी कैसे होगी? ठीक है, अभी 24 सांसद जो नई संसद है, नई लोकसभा, उसमें 24 सांसद चुन के आए हैं और उसमें से 21 इंडिया गठबंधन के हैं, 9 कांग्रेस के हैं, 5 टीएमसी के, 4 समाजवादी पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 सांसद, ये सब मिलाकर, और एक ओवैसी है, ये सब मिलाकर 24 सांसद चुनकर आए हैं 543 में से, और सरकार में कुछ नहीं। तो इसका मतलब, और बीजेपी का जो रवैया है उससे केयर डैम वाला, ठीक है हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वरना आप जब रमनीत बिट्टू को बिना सांसद बने लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी मंत्री बना सकते हैं, तो बनाने को आप शाहनवाज और मुख्तार को भी रखते दिखावे के लिए। सही नहीं, सही बात तो ये होती कि मोदी साहब किसी मुसलमान को लेके अपनी कैबिनेट में रखते और उनको अच्छा ओहदा देते, अब बाद में उनको राज्यसभा में ला सकते थे, ये तो इजी सोल्यूशन था। लेकिन मोदी साहब ने यह साफ संकेत दिया है कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, और मुसलमान जो आज थोड़ा सा जो आराम की सांस ले रहा था कि साहब अभी हरकतें कम हो जाएंगी, मेरे ख्याल उसको उम्मीद नहीं थी कि किसी को ये लेंगे, ये इन मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को ये अपेक्षा नहीं है। अब इसका सलूशन क्या है, ये देखिए आपके पास, हमारे पास आज की तारीख में नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम अपनी जनता को एजुकेट करें अगेंस्ट कास्टिज्म, अगेंस्ट कम्युनलिज्म, और जनता को ये बताएं कि साहब हमें एफर्मेटिवली इनको आगे बढ़ाना है, इनका हाथ पकड़ना है, और जिसको हम अपीजमेंट कहते हैं उसको अपने जहन से निकाल के किसी ना किसी तरह से, क्योंकि एक टाइम वो भी आपको याद होगा जब 68 या 70 मुसलमान जीत के आए थे, राजीव गांधी साहब की शायद सरकार चुन के आई थी, तो 70 से लेके और 24 तक आ जाना, ये आपको दर्शाता है कि पिछले 10 साल की कम्युनल राजनीति ने हिंदुस्तान के दिल पे कितना बड़ा छुरा भुका है। ये दिस इज एन अटैक ऑन अस, हमारी आपकी जहनियत पे, कि 70 के नंबर होके वो 24 पे आ गए हैं। और वो 24 भी क्यों आए, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, यूपी में 3-4 जीत के आ गए, वो भी नहीं होता, ये तो बल्कि 20 हो जाते हैं। तो ये आप में और हम पे जिम्मेदारी है, सब बुद्धिजीवियों पे जिम्मेदारी है कि अदरिंग हमें ख़त्म करनी है, और मुसलमानों पे जिम्मेदारी है कि आपको ये अहमकाना बातें ख़त्म करनी है, ये जो बार बार झगड़े की बात कभी कभी हो जाती है, ये ख़त्म करनी है हमें साथ। मैंने किसी दोस्त से कहा कि अगर बीजेपी हारी है, ये मौका नहीं है कि आप इस पर ग्लोट करें, ये मौका नहीं है कि अपने आप घर में दिए जलाएं, क्योंकि 240 बहुत बड़ा नंबर होता है। ये जो हार है ये केवल सांकेतिक हार, आपको ग्लोट करने का टाइम नहीं है, आपको ये टाइम है कि आप दूसरे को मुबारकबाद दें कि भाई आपने हमारा साथ दिया है, अच्छी वोटिंग की है और हम आपके साथ हैं। और तो कोई मेरे पास इसका कोई आसान आंसर नहीं है।
इस बार ये वैसे ब्यूरोक्रेसी में अच्छी चीज हुई कि यूपीएससी में मुस्लिम नुमाइंदगी इस बार काफी चुन कर आए हैं मुस्लिम्स आईपीएस आईएएस में। लेकिन ये भी दौर है कि सुदर्शन टीवी जैसा कोई चैनल है जो 2 साल पहले नौकरशाही जिहाद चलाने लगा कि मुस्लिम जो चुन कर आ रहे हैं उसमें भी कोई जिहाद है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो देश में जो माहौल बनाया गया है पिछले 10 साल में, क्या ये लगता है कि ये स्थितियां बदलेगी, पहले जैसे हालात होंगे? हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 2014 के पहले एकदम गंगा जमनी तहजीब थी और एकदम भाईचारे की नदी बह रही थी। तब भी हमने दंगे देखे, मेरठ मलियाना से लेकर भागलपुर तक देश के अलग अलग हिस्सों में दंगों का बड़ा इतिहास है। सैकड़ों हजारों मौतें हुई है, मौतें क्या हत्याएं हुई है, और गुजरात तो सामने है। तो फिर भी 10 साल में जो हेट्रेड बढ़ा, पहले क्या होता है कि कहीं दंगा हुआ मेरठ में, मलियाना में, भागलपुर में, देश के किसी भी हिस्से में, उस इलाके में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में जो हिंसा हुई। लेकिन अभी क्या है कि एक ऐसी हिंसा है जो मानसिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा, और उस हिंसे की जद में आपका पड़ोसी भी है, बगल वाला भी है, आपके जा रहे दुकान पर भी है, और कोई पीटते पीटते मार दे रहा है। कहीं लिंचिंग की घटनाएं हुई, जय श्री राम बोलने के लिए मार रहा है। ये जो चीजें बढ़ी है, हालांकि मैं कहूंगा 2 साल में थोड़ा कम दिखा, पहले ज्यादा था। तो इसमें कोई बदलाव देखते हैं आप आने वाले कुछ सालों में? नहीं, देखिए, ये बदलाव तो पॉलिटिकली ही आ सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली ही आपने ये दरार क्रिएट की। हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं तो जामिया में रह चुका हूँ, वहाँ पर 50% मुसलमान हैं, 50% हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम हैं। वहाँ दिवाली मनाई जाती है हॉस्टल में, वहाँ होली मनाई जाती है हॉस्टल में, बल्कि लव जिहाद की जो बातें आप लोग करते हैं, वहाँ लड़के लड़कियों में शादियाँ भी होती हैं। वहाँ कोई भावना नहीं। अरे भाई, मुख्तार अब्बास नकवी ने लव जिहाद कर रखा है, अगर वो लव जिहाद है तो। नहीं, मेरा मतलब आपसे, मेरा मतलब दिस इज अ जेनेरिक टर्म। समझ गया, लेकिन मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि दर्शक ये न समझ लें कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं अपनी सफाई पेश कर दे रहा हूँ। नहीं, ये हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जब पॉलिटिकली आप दरार जान जान के क्रिएट करते हैं, अगर एक वर्ग को आप बताएंगे कि आपको प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप फलानी हरकत करेंगे, अगर आपको टिकट मिल जाएगा पॉलिटिकली किसी पार्टी का, अगर कहीं जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही है उसको जाके रोक दीजिए तो आपको टिकट मिल जाएगा, आपकी समाज आपकी तारीफ करेगी, आप भगवा एक कॉलर पहन के आप दादागिरी करेंगे। अगर आपको ये शय मिलेगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके पुलिस से, तो ये वारदात कम नहीं हो सकती। मेरा ये अब मानना है कि चूंकि ये सरकार ऐसी मिलीजुली सरकार आई है जिसमें 2 पावरफुल घटक, एक जिनको आप लोग वैसाखी कह रहे हैं, मैं दीज आर एक्चुअली शोल्डर्स, इसके पिलर्स हैं ये गवर्नमेंट के। और उसके अलावा आप भूल रहे हैं कि 232 इंडिया गठबंधन आया है जिसमें 100 लोग कांग्रेसी हैं। तो इस सब चीज पे अंकुश लगेगा। ये दिस इज नॉट अ फ्री रन टुडे। पार्लियामेंट में भी वो बात होगी, हालांकि पार्लियामेंट में तो आजकल आपके स्पीकर का फैशन है, निकाल दें, उठा दें, पटक दें, वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी आसान नहीं होगा। अब तो आसान नहीं होगा सर, क्योंकि विपक्ष की स्ट्रेंथ बढ़ गई और पक्ष की स्ट्रेंथ कम हो गई, मतलब आप बहुमत से नीचे। और एक बात आप ख्याल रखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका डिप्टी कमिश्नर है, कलेक्टर है, कप्तान है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो इशारा देखता है, ये सब कुछ वो देख रहा है कि हवा बदल रही है। जिस दिन हवा इधर, मैं तो कहूंगा इसमें जुडिशरी को भी ऐड कर दूंगा, सब, जी हाँ, तो ये सब संकेत देख रहे हैं कि भैया हवा बदल रही है। और ये भी सही है कि जब आप लोग एनालिसिस कर रहे थे कि 230, 240, 250 आएंगे, आप सबको मालूम था, अजीत भाई आपको भी मालूम था कि ये 200 से कम भी हो सकते हैं, ये बहुत मुमकिन है। तो लेकिन आप लोग सब, और इसमें आप भी शामिल हैं बाय द वे, कि सब लोग केयरफुल थे कि यार अगर 250 से कम हम लोगों ने बता दिया तो लोग कहेंगे तो हमारी कम हो गए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। सबको ईमानदारी से मालूम था कि हवा बदल चुकी है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के पास सरमाया नहीं है, जनता के पास पैसे नहीं है, जनता के पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जनता के पास उतनी पॉलिटिकल शक्तिशाली पार्टी नहीं, और कांग्रेस जैसी पार्टी का खाता फ्रीज कर दिया आपने, खाता फ्रीज हो गया। तो इस सब के बावजूद ये चुनाव जनता लड़ी है और जनता ने ये संकेत दिया है, और सबसे बड़ी स्टेट में ये संकेत दिया है
कि भाई हम लोग भी खड़े हो सकते हैं। और ये सबसे पहले आपका CI सर्कल इंस्पेक्टर समझता है, सबसे पहले आपका SHO समझता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि अब पिछले जो आने वाला टाइम है, अगले 6 महीने हम लोग जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हम लोग देख लें। मैं समझता हूँ हवा बदल रही है। एंड कमिंग बैक, मैं भागवत साहब के परसों के बयान में फिर आता हूँ कि हालांकि आप इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, लेकिन वो, और आपने तो अपने चैनल पे वो पूरा बयान पढ़ के सुनाया है जी, उसको दोबारा कल रात पढ़िए उनका बयान कि दिखाया भी है, NK सिंह के साथ उसकी व्याख्या की थी हमने। वो इशारा नहीं था, वो बयान इशारा नहीं है जो आप लोग कहते हैं, वो बयान है हकीकत का। नहीं, कल तो मैंने कहा चेतावनी है। मैंने तो कल कहा कि क्या ये चेतावनी है, मैं तो उसको ये कह रहा था। लेकिन तो ये सॉरी, आप पहले आप अपनी बात पूरी जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हवा बदल रही है, अगर RSS से भी एक इशारा हुआ है या चेतावनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेतावनी मिल चुकी है, जनता भी जागरूक है, आप और मैं भी साफ साफ बातें कर रहे हैं। और आपके गोदी मीडिया भी मैंने 2-4 लोगों को सुना है कुछ सॉफन होते हुए। एक बड़ी प्रमुख डेली है, एक वीकली है, जिसका एडिटर इन चीफ ने एक एडिटोरियल लिखा है अभी कल परसों कि भाई हालात बदल रहे हैं। तो आप देखिएगा कि हर चीज का एक दौर होता है। कम्युनलिज्म का भी एक हाई होता है और एक ट्रफ होता है, और मेरा ये मानना है कि अगले 4-6 महीने में इसका एक ट्रफ आएगा जो आप और मैं देखेंगे। और अगर नहीं आता है तो फिर हम सबको सचेत होना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं। अब 2 सवाल आखिरी। एक तो ये कि चूंकि मोहन भागवत का आखिर में जिक्र है, आखिरी बार आप मोहन भागवत या संघ के लोगों से इसी तरह की बातचीत, जैसी बातचीत आपने 2-2.5 साल में कई राउंड की, कब की थी? मैं नागपुर गया था, मैं खुद नागपुर गया था और मेरे साथी भी तो नागपुर गए थे। कितने दिन पहले? भाई मैं उस जमाने में छुट्टी पे था और मैं गोवा से फ्लाई करके गया था, तो मैं समझता हूँ 6 महीने हो गए होंगे, 5-6 महीने हो गए होंगे। अच्छा, तो कुरैशी साहब और लोग थे जो आपके ग्रुप के? उसमें उस बैठक में शायद कुरैशी साहब नहीं जा पाए थे, वो विदेश का दौरा कर रहे थे, लेकिन और लोग थे। तो सर 5 महीने पहले नागपुर गए और 5 महीने में जो हुआ देश में देखा है, अब कोई आगे है कि फिर मिलने वाले? जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बातचीत होगी। बल्कि मैं तो आज ही सोच रहा था कि मैं सर संचालक साहब को एक ईमेल लिखूंगा उनको धन्यवाद करने के लिए कि जो उन्होंने भाषण आपने अच्छा दिया है। जी हाँ, नहीं मैं, ये मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि भाषण आपने अच्छा दिया है, लेकिन मैं मुबारकबाद जरूर दे सकता हूँ। मैं बहुत बौना हूँ उनका खत देखते हुए, लेकिन मैं उनको मुबारकबाद जरूर देने की उम्मीद करता हूँ। और मैं ये उनसे कहूँगा कि फिर अब हम फिर से आपसे मिलना चाहेंगे, बदले हुए हालात हैं। सर लेकिन आप 5 महीने पहले नागपुर गए, इसका मतलब आपका एक अच्छा रिश्ता है, साबका है, संवाद है। मैं उसका स्वागत करता हूँ, करना भी चाहिए। क्योंकि हमेशा एक दरवाजे खुले होने चाहिए कि कहीं कोई ऐसी स्थिति, कहीं भी गड़बड़ हो, तो आपके पास एक घंटी तो है, एक दरवाजा तो है, जहाँ घंटी बजाएँ कि देखिए ये हो रहा है, आप दखल दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में पूछूँ, किसी पैमाने पर, तो 2.5 साल, जैसे कई बार मुहावरा होता है ना, 2.5 साल में चले 2.5 कोस, या क्या बोलते हैं, 2.5 कोस, एक मुहावरा भूल गया, जो भी है। तो आप 2.5 साल में कितना परसेंटेज आपने देखा कि बदलाव हुआ? 1%, 2%, 5%, मतलब बीजेपी के पूरे तौर तरीके में, या जीरो, नो चेंज? और अगर ये नो चेंज है, तब तो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने को कर रहे हैं, दैट्स इट। बीजेपी में 9 तो दिन में चेंज चले इसलिए 2.5 कोस, हाँ, मुहावरा ये 9 दिन में चले 2.5 कोस। सी नहीं, मैं बात आपकी समझ गया। और बीजेपी में तो कोई परिवर्तन नहीं है, हालात जैसे आपने देखे और खराब ही हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हम केवल पॉलिटिकल चेंज की और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम और ज़्यादा विशाल परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहे हैं, हम सोसाइटल चेंज की भी बात कर रहे हैं। आरएसएस केवल बीजेपी नहीं है, आरएसएस की और भी बहुत शाखाएं, अगर आपको तो मालूम है, हाँ, मैं वनवासी जानता हूँ कल्याण सर। आश्रम भी है, हाँ, बीएमएस बिल्कुल, भी बिल्कुल, है, शिशु मंदिर भी हैं। बिल्कुल। हम एक मच वाइडर चेंज की बात कर रहे हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में जरूर भगवत साहब का मैसेज अपने और लोगों को जा रहा है। हाँ, बीजेपी
पर से में वो मैसेज नहीं गया है। शायद इसलिए कि बीजेपी ये समझती है कि केवल हिंदू मुस्लिम करने से उनका फायदा होगा। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, इट टेक्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। वो भगवत साहब की बात नहीं माने हैं, लेकिन ये कह देना कि जो सोसाइटल चेंज की हम बात कर रहे हैं, जो एटीट्यूडनल चेंज की बात हम कर रहे हैं, अगर कहीं शिशु मंदिर में गलत एजुकेशन दी जा रही है, अगर उसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं तो हमारी कोशिश वो है। आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता कि सक्सेस का क्या पैमाना है या क्या रेशियो है। मैं क्लोजिंग बात फिर कहूं आपसे पूरी तरह से ना इत्तेफाकी के साथ कि आरएसएस के जितने संगठन हैं, बहुत सारे संगठन के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन सोसाइटल चेंज और ये सारी चीजें कहने को सही है सर, वहीं से उसी बट वृक्ष से निकलकर बीजेपी में लोग आ रहे हैं, उसी बट वृक्ष से निकलकर अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहीं से निकलकर बीएचयू में वाइस चांसलर उन्हीं से अपॉइंट होकर जा रहे हैं, वहां उनकी कमेटी में सारे नागपुर के पैरवी वाले जा रहे हैं, सारे शैक्षणिक संगठनों में भर्तियां प्रोफेसर और अलग अलग पदों पर उनके थ्रू हो रही है। वो जहां भर्तियां हो रही है वहां वैसे ही कट्टर हिंदुत्व वाला नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। बीएचयू में मैं गया, लड़के परेशान है जैसे बीएचयू में जो हरकतें हो रही है। तो भाई बदलाव ये हो कहां रहा है? वो डायरेक्ट चुनाव में नहीं है, डायरेक्ट गवर्नेंस में नहीं है, डायरेक्ट पॉलिटिकल लाइन के हिसाब से पार्टी नहीं है, लेकिन दरअसल वो जहां काम कर रहे हैं उन्हीं की पाठशाला से निकलकर लोग यहां रहे, सरस्वती शिशु मंदिर हो या कहीं भी। तो मुझे लगता है ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद आप लगाइए, लेकिन मैं कहूंगा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। एक हाथी का दांत नागपुर में है जो बृहत्तर बात करता है, और एक दिल्ली में है जो सत्ता में चलाते। दोनों में सहमतियां असहमतियां जरूर हैं, लेकिन मैं इसमें आखिर में क्लोज करते वक्त आप असहमति दर्ज कर सकते हैं। मैं किसी सूरत में नहीं मानता कि अगर संघ प्रमुख और संघ चाह ले कि बीजेपी इस तरह से नफरत की राजनीति नहीं करे तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानने को दिल नहीं चाहता। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, और संवाद का रास्ता भी खुला रहे, ये भी मैं मानता हूं। हर समय बातचीत के जरिए ही बेहतर रास्ता निकलता है। आप बातचीत करते रहें, लेकिन बातचीत से जब नाउमीदी दिखती है तो इसे दर्ज भी करना चाहिए। हर समय उस संगठन की या उस संगठन के मुखिया से उम्मीद लगाकर तारीफ करें, और वो संगठन का मुखिया या तो लाचार हो या उस तरह से जो वादा करे उसको निभा ना पाए, तो मुझे लगता है ये भी रिकॉर्ड पर आना चाहिए। नजीब जंग साहब 2.5 साल बाद। नहीं, देखिए अजीत भाई, इसमें तो ये मानना पड़ेगा कि आपके और मेरे विचार में डिफरेंसेस हैं। मेरा ये मानना है कि ये रास्ता बहुत कठिन है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जनता परिवर्तन चाहती है, और मेरा ये मानना है कि ये परिवर्तन का संदेश आरएसएस को अच्छी तरह से मिल चुका है, और एक एफर्ट है सीनियर संघ की तरफ से कि शायद इसको, जो उनकी कठोर ज़बान थी और कठोर विचार थे, उसमें थोड़ी तब्दीली लाई जाए। आपके जो विचार हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ विद रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके विचार से मेरे बहुत दोस्त इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। मुझे ये मालूम है कि मेरा रास्ता कठिन है, हो सकता है कि मैं फेल कर जाऊँ। एक 74-75 साल की उम्र में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई सरमाया नहीं है। एक हम 4-5 दोस्त हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं चाहते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं। तो उसको देखते हुए हम अपनी सिर्फ कोशिश जारी रखना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अपने लिखने पढ़ने के माध्यम से ये संदेश हम जनता को देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को एकजुट होने के लिए ये जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं, इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। संकीर्ण धार्मिक विचार हैं, इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अपने बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में वो पोटेंशियल है जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं विशाल देश होने का। हिंदुस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन अगर हम अपने दरवाजे बंद रखेंगे, सोच बंद रखेंगे, तो हम अपने मुल्क को भी तबाह कर लेंगे, अपनी फैमिलीज को भी तबाह कर लेंगे। तो आपकी चैनल से मेरा प्लीज़ ये संदेश है सब लोगों को कि अपने दिमाग खोल दीजिए, अपनी कास्ट को अलग रख दीजिए, अपने धर्म को अलग रख दीजिए, हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, अपने नेबर के बारे में सोचिए,
अपने बच्चों को तालीम दीजिए, और तालीम सेकुलर तालीम दीजिए, मॉडर्न तालीम दीजिए, जिसमें अपने रिलीजियस तालीम आप देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन मॉडर्न तालीम में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इंग्लिश के बिना आप तरक्की कर ही नहीं सकते। जब हमने 1973 में मध्य प्रदेश सर्विस ज्वाइन की थी, तो उस जमाने में हिंदी का दौर था, आपने इंग्लिश के टाइपराइटर खत्म कर दिए, हिंदी बोलना बंद हो गया, अब उसका इंग्लिश बोलना बंद हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे अफसरान जब दिल्ली आए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, तो उनको इंग्लिश लिखना भूल गए थे। तो इंग्लिश है और लैंग्वेजेस है, ये हमें, और हमारी जो सेकुलर थिंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, इनको आपको इनकरेज करना है। आपको जामिया मिलिया इस्लामिया को, आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी को, सिर्फ आप आईआईटी की बात करते हैं, सिर्फ आप आईआईएम की बात करते हैं। ये पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, 100 साल, 150 साल में, जिसमें कास्टिज्म और कम्युनलिज्म दूर दूर से नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए भाजपाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समझते नहीं है कि वहां क्या तालीम दी जाती है। It is not a den of terrorists that people say. It's a modern university. It's the only university जहाँ राइडिंग भी हो रही है, स्विमिंग भी हो रही है, टेनिस भी हो रहा है, बच्चे एक दूसरे के साथ रह भी रहे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और फिर मैं आपसे कहता हूँ लव जिहाद भी है। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में हम सब एक हैं। आपकी पूरी बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं मेरी असहमति नहीं है। आपने शायद शुरुआती कमेंट में इसमें कहा कि हमारे आपके विचार नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। 100% हम एक ही तरह से सोचते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि मजहब और धर्म की तालीम हो, आप एक दूसरे के धर्म शास्त्रों को पढ़ें, लेकिन साथ में दुनिया भर की वो बातें पढ़ें, अलग अलग विषय में आप पारंगत हों, जो आपने जिक्र किया, दोहराऊंगा नहीं। एक ही चीज सिर्फ मैंने कहा कि मुझे आरएसएस और बीजेपी में इतनी दूरी नहीं दिखती कि आरएसएस एकदम सेकुलर फैब्रिक के पक्ष में, हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब के लिए चिंतित हैं संघ प्रमुख, और मोदी आउट ऑफ कंट्रोल होकर कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहां असहमति दर्ज करता हूं। बाकी मेरी पूरी आपकी फिलॉसफी से, आपके लिए जो आप आइडिया ऑफ इंडिया जो आप सोचते हैं, उसमें 100% अजीत अंजुम नजीब जंग के विचारों से अपने विचार के सहमति जताता है, ताकि मैं भी गलत न समझा जाऊं, आप भी गलत न समझें। और मैं ये भी कहूंगा कि बातचीत होती रहनी चाहिए, बातचीत के रास्ते नहीं बंद होने चाहिए। मैंने तो इसलिए कहा सर कि कल को कहीं कुछ हो जाए, कोई लिंचिंग की घटनाएं हो जाए, कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट में सत्ता बेलगाम हो जाए, तो कोई दरवाजा तो आपके पास हो कि जाके आप नागपुर में कहें कि हमारा एक्सेस मुख्यमंत्री तक नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है जघन्य हो रहा है, कोई कॉल तो जा सके। तो इसलिए बातचीत भी होनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि कई बार हम बहुत उम्मीद लगाते हैं और उस उम्मीद में हम खामियों को भी ढक कर चलते हैं, क्योंकि बातचीत के दरवाजे खुले। तो इसलिए शायद इसलिए आप का कुछ बंधन होगा। मेरी राय से। हाँ अजीत भाई, वो गालिब का एक शेर है कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, इसी उम्मीद पे हम लोग चले। बिल्कुल, दुनिया कायम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि उसके बाद, अभी तो मैं दिल्ली से बाहर हूं, 2-3 महीने बाद एक बार लंबी बातचीत हम करेंगे, जिसमें तमाम मसलों पर और खास तौर से मुस्लिम से जुड़े मसलों पर विस्तार से बहुत सारी बातें, एसवाई कुरैशी साहब ने जो किताब लिखी है उस किताब के संदर्भ में भी, और ओवरऑल बात करें। बहुत अच्छा लगा नजीब जंग साहब, मेरी कोई आपसे असहमति नहीं है, मैं फिर दर्ज कर रहा हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया हमारे और आपके लिए कॉमन है, लेकिन आज मुस्लिम से कम बात हुई और आरएसएस पे ज्यादा बात हो गई। कोई बात नहीं, इसलिए उस बात पर हम दोबारा विस्तार करेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।